द गेम बॉय इफेक्ट 301 से 310 तक। टीम एक्वा बेस के अंदरूनी हिस्से में कमांड सेंटर में अलार्म बजने लगे। बॉस, मुख्य द्वार पर घुसपैठिए हैं, इजुमी ने मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए तुरंत सूचना दी। आर्ची ने स्क्रीन की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक गारचॉम्प ने अपने तेज पंजों से ओरेबर्ग के मजबूत गेट को बड़ी आसानी से चीर दिया। धातु ऐसे पिघल रही थी जैसे गर्मी के दिन मक्खन। उसके पीछे एक ट्रेनर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था। वे जहां भी आगे बढ़े, एक्वा संगठन के सदस्य बॉलिंग पिन की तरह गिरते चले गए, पूरी तरह से पराजित और पराजित होते हुए। क्या ये वही है? आर्ची ने घुसपैठिए को तुरंत पहचान लिया। जॉन, वही आदमी जिसने मैक्सी को हराया था। निगरानी सिस्टम अचानक शोरगुल से भर गई। जॉन के पीछे पीछे चल रहे एक गार्डेवॉलर ने निगरानी को भांप लिया और एक सटीक मानसिक हमले से कैमरे को नष्ट कर दिया। सर, मैं उसे रोक दूंगी। आपको यहां से निकल जाना चाहिए। इजुमी उछलकर खड़ी हो गई और उसने अपने पोकेबॉल्स की ओर हाथ बढ़ाया। कोई जरूरत नहीं, आर्ची ने शांत भाव से जवाब दिया और अपनी कॉफी का एक और घूंट लिया। हर ऐतिहासिक क्षण का कोई न कोई गवाह होना चाहिए। वैसे भी, उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बगल में खड़े वैज्ञानिकों के एक समूह की ओर देखा जो तेजी से डाइव डिवाइस को कैलिब्रेट कर रहे थे। उनके पास अभी भी कुछ समय था। मैं खुद उनसे मिलूंगा। अजगर का चंगुल। गारचॉम्प के हमले ने ओरेबर्ग के दरवाजों को ऐसे चीर दिया जैसे गर्म चाकू आइसक्रीम को चीरता है। उसके पंजों ने धातु पर टेढ़े मेढ़े निशान छोड़ दिए और इतना बड़ा रास्ता बना दिया कि जॉन अंदर जा सके। चलते रहो, जॉन ने आदेश दिया और हाथ में खजाना क्वेस्ट्सने वाला यंत्र लिए उसके ठीक पीछे पीछे चलने लगा। डिवाइस पर लगी ठोस स्टील की छड़ एक ही दिशा में स्थिर रूप से टिकी हुई थी, जिससे संकेत मिल रहा था कि उसने किसी पौराणिक पोकेमोन आइटम को लॉक कर लिया है। जॉन को ठीक ठीक पता था कि वह एक्वा बेस के अंदर किसका पीछा कर रहा है। यह मास्टर बॉल ही हो सकती थी। एक लंबे गलियारे में तेजी से दौड़ने के बाद वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए, जहां एक ठोस दीवार ने आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया था। खोदो, जॉन ने बिना किसी झिझक के आदेश दिया। खजाने का पता लगाने वाले यंत्र की एकमात्र कमी ये थी कि वह केवल एक ही दिशा में काम करता था। रास्ते में चाहे जो भी बाधा आए, वह सीधे लक्ष्य की ओर इशारा करता था। इसका मतलब था कि जॉन को हर बाधा को पार करते हुए सीधे आगे बढ़ना था। द्वार, उन्हें चीर डालो। दीवारें, उन्हें चीरते हुए निकल जाओ। किसी खेल में जिन तंत्रों, बाधाओं या रास्तों को सावधानीपूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता होती है, उन्हें वास्तविकता में पर्याप्त कच्ची शक्ति से आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। जॉन को संतुष्टि का अनुभव हुआ, ये समझकर कि लांस को अपने ड्रैगोनाइट को दीवारों से टकराते हुए देखकर कैसा लगा होगा। पर्याप्त शक्ति होने पर भवन निर्माण के नियम महज सुझाव बनकर रह जाते हैं। गारचॉम्प ने अपने शक्तिशाली पंजों से दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिसके पीछे एक शोध प्रयोगशाला दिखाई दी। धूल और मलबा छंटने पर एक डरी हुई आवाज सुनाई दी। अवैध घुसपैठिए, हमारी सुरक्षा में सेंध लग गई है। गार्डेवॉर, सम्मोहन। जॉन ने उंगलियां चटकाईं। गार्डेवॉर, जो सुरक्षात्मक रूप से उसका पीछा कर रही थी, तुरंत प्रयोगशाला में टेलीपोर्ट हो गई। उसके बाद धड़ाम से कई शरीर जमीन पर गिरे, ऐसा लगा जैसे किसी ने आलू की बोरी गिरा दी हो। जब जॉन ने उस खुले स्थान से प्रवेश किया, तो उसने एक चमकदार रोशनी वाली प्रयोगशाला देखी, जिसमें एक दर्जन से अधिक शोधकर्ता बेहोशी की हालत में फर्श पर लेटे हुए थे, सभी गार्डेवॉर के मानसिक प्रभाव के कारण अनियोजित झपकी ले रहे थे। ट्रेजर डिटेक्टर की मदद से जॉन ने तुरंत अपना इनाम, एक अनोखा पोकेबॉल ढूंढ लिया। इसका निचला हिस्सा सफेद चमक रहा था जबकि ऊपरी भाग गहरे बैंगनी रंग का था, जिसके किनारों पर बैंगनी लाल रंग की कीड़ों जैसी जटिल आंखें बनी हुई थीं। इसके केंद्र में एक बड़ा सा अक्षर एम अंकित था। निस्संदेह, यह मास्टर बॉल थी। जॉन ने उसे झट से उठाया और अपने बैग में रख लिया, फिर अपने गेम बॉय पर उसकी एट्रीब्यूटों की जांच की। मास्टर बॉल, एक विशेष पोकेबॉल जो किसी भी जंगली पोकेमोन को 100% सफलता दर के साथ पकड़ने में सक्षम है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली वर्णन को देखकर जॉन ने गहरी सांस ली। क्या ये क्योग्रे और ग्राउडॉन के बीच उस पारंपरिक टकराव की तैयारी थी जो एक्वा और मैग्मा के ठिकानों पर छापे के बाद होता था? बस थोड़ा इंतजार करो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगर मुझे उस कहानी में शामिल होने का मौका मिला, तो जल्द ही तुम सब मेरा नाम लोगे। खुद को शांत करने के बाद, जॉन ने अपने मिशन के उद्देश्यों की जांच की। वह मास्टर बॉल को प्राप्त करने पर इतना केंद्रित था कि उसने मिशन के वास्तविक मापदंडों की समीक्षा करना ही भूल गया था। मिशन का उद्देश्य, टीम एक्वा के नेता आर्ची को हराना। द्वितीयक उद्देश्य, एक्वा के सभी सदस्यों को पराजित करें। 32 लक्ष्य शेष समय 120, रात के 12 बजे में से 93 घंटे 12 मिनट 37 सेकंड। टीम एक्वा के सभी सदस्यों को हराओ। 90 मिनट का समय काफी होना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर तबाही का मंजर देखा और भौहें चढ़ा लीं। लेकिन मैं तो गुस्से में बेकाबू विध्वंस दल की तरह दीवारों को काटता चला गया। शायद रास्ते में मैंने एक्वा के ज्यादातर गुंडों को छोड़ ही दिया है। इससे मामला और पेचीदा हो गया। मुझे प्रवेश द्वार तक वापस जाना होगा और अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी।
फिर जॉन को जैकरी से सीखी हुई एक तकनीक याद आई, जो एक वरिष्ठ पोकेमोन अन्वेषक था, यानी साइकिक का उपयोग जासूसी उपकरण के रूप में करने का तरीका। गार्डेवॉर मेगा इवोल्यूशन। जॉन ने अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी कलाई पर मौजूद जेड पावर ब्रेसलेट दिखाई दिया। गार्डेवॉर के मेगा रूप में परिवर्तित होते ही बहुरंगी प्रकाश की चमक उठी, उसकी सुरुचिपूर्ण आकृति से शक्ति का विकिरण हो रहा था। गार्डेवॉर मानसिक टोही। गार्डेवॉर मेगा गार्डेवॉर ने अपने सीने के सामने हाथ जोड़ लिए और बैंगनी रंग की मानसिक ऊर्जा से उसका शरीर जगमगा उठा। वह धीरे से हवा में ऊपर उठा और ऊर्जा की एक अदृश्य लहर बाहर की ओर फैल गई। भ्रम, मानसिक शक्ति और मानसिक सामर्थ्य मूलतः एक ही ऊर्जा के तीन नाम थे, जिनमें से प्रत्येक इस बहुमुखी शक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता था। भ्रम वस्तुओं को नियंत्रित करता था, मानसिक शक्ति चेतना में हस्तक्षेप करती थी, और मानसिक सामर्थ्य इस क्षमता के प्रभावों के व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करता था। जल, अग्नि या घास जैसे मौलिक प्रकारों की तुलना में मानसिक शक्तियों से प्रेरित चालें सबसे अधिक बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती थीं। टेलीपोर्ट, फ्यूचर साइट, पावर स्प्लिट इनके उपयोग अनंत प्रतीत होते थे। जासूसी मानसिक क्षमताओं के दायरे में आने वाला एक अन्य अनुप्रयोग था। भ्रम की तीव्रता को कम करते हुए इसकी सीमा को अधिकतम करके एक मानसिक क्षमता वाला पोकेमोन अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाली सभी वस्तुओं को देख सकता था। पोकेमोन जितना शक्तिशाली होगा, इस साइकिक स्कैनिंग की रेंज उतनी ही अधिक होगी। मेगा इवोल्यूशन को सक्रिय करके जॉन ने गार्डेवियर की विशेष आक्रमण शक्ति को इतना बढ़ा दिया था कि उसकी साइकिक शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। पिछले परीक्षणों में जॉन ने पाया था कि मेगा गार्डेवॉर 10,000 मीटर तक के दायरे को स्कैन कर सकता है, जो कि पूरे एक्वा बेस का नक्शा सेकंडों में बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। गार्डेवॉर मेगा गार्डेवॉर धीरे से नीचे उतरी, स्कैन पूरा हो गया था। कुछ ही पलों में इसने पूरी सुविधा का नक्शा बना लिया था और अंदर मौजूद प्रत्येक एक्वा सदस्य के स्थान की पहचान कर ली थी। बिल्कुल सही, जॉन मुस्कुराया। मुझे पास के एक्वा ग्रंट के पास ले चलो। हम पहले उनके गुंडों को निपटा देंगे, फिर आर्ची से निपटेंगे। डंजन को 80 स्तर की चुनौती के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और जॉन ने जल्द ही पाया कि पूरे एक्वा बेस में एक भी साधारण सैनिक नहीं था। हर प्रतिद्वंद्वी या तो टीम एक्वा का विशिष्ट सदस्य था या टीम एक्वा का टास्ककारी। उनकी ताकत सामान्य सैनिकों से कहीं अधिक थी। इन अभिजात वर्ग और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पोकेमोन 55 से ऊपर के स्तर के थे, जिनका औसत स्तर लगभग 60 था। टीम मैग्मा के नेता मैक्सी, जिनसे जॉन की मुलाकात माउंट चिमनी पर हुई थी, के पास इतनी शक्ति नहीं थी। वास्तव में इनमें से कोई भी अभिजात वर्ग का सदस्य सीधे मुकाबले में मैक्सी को हरा सकता था, जो कि खेल के जटिल तर्क के अनुसार ही संभव था। फिर भी अपने प्रभावशाली आंकड़ों के बावजूद ये कुलीन सदस्य और अधिकारी जॉन की मौजूदा टीम के सामने पूरी तरह से कमजोर साबित हुए। वे पुलिस सम्मेलन में मुफ्त में मिलने वाले डोनट्स की तरह तेजी से हार गए। मेगा गार्डेवॉर की सटीक जासूसी की बदौलत जॉन को अंतिम कक्ष तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगा। एक अलंकृत द्वार से गुजरते हुए जॉन एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें एक डाइविंग पूल था। सफेद लैब कोट पहने शोधकर्ता उपकरणों की निगरानी और माप लेने में व्यस्त थे। गतिविधि के केंद्र में आर्ची खुद सोफे पर लाल वाइन का गिलास लिए आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे पर रखा हुआ था। वह स्पष्ट रुचि के साथ जॉन की प्रेस स्पीड को देख रहा था। उनका धैर्यपूर्वक इंतजार करना स्पष्ट रूप से सार्थक रहा। आर्ची, मुझे पहले उसकी ताकत परखने दो, इजुमी ने जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए कहा। आर्ची द्वारा जॉन की क्षमताओं के प्रति दिखाए गए सम्मान को उसने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। आर्ची ने जॉन की ओर एक मौन संकेत के रूप में अपना वाइन का गिलास उठाया, मानो कह रहा हो, इस लड़ाई का आनंद लो। आर्ची की सहमति से इजुमी ने अपना पोकेबॉल फेंका। उसके सामने एक वालरेन प्रकट हुआ, जिसका मोटा शरीर चर्बी से भरा हुआ था। एक प्यारा, हंसमुख बर्फीला जीव होने के बजाय एक भयंकर प्राणी में बदल गया था। उसकी तेज धार वाली दांतें उसकी भयंकर आंखों के नीचे चमक रही थीं, जिससे उसकी मासूमियत की जगह शुद्ध आक्रामकता झलक रही थी। लव 74 उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। बर्फीली हवा, उसने आदेश दिया। वालरेन ने अपना सिर पीछे की ओर उठाया और एक बर्फीली हवा का झोंका छोड़ा जो आर्कटिक तूफान की तरह जॉन की ओर बढ़ा। गुज़मा की ताकत के बराबर, जॉन ने धीरे से कहा। अनजाने में ही उसने गुज़मा को अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रेनर की ताकत मापने का पैमाना बना लिया था। उसने पोकेमोन बदलने की कोई कोशिश नहीं की। गारचॉम्प आगे बढ़ा, मानो किसी मक्खी को भगाने वाले की तरह इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ड्रैगन सांस। गारचॉम्प के जबड़ों से एक जोरदार दहाड़ निकली और गहरे हरे रंग की ऊर्जा एक उग्र लहर की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी। दोनों शक्तियां पोकेमोन के बीचों बीच टकराईं, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। अगले ही पल, गारचॉम्प के तेज धार वाले पंजे काले धुएं को चीरते हुए आगे बढ़े। उसका शरीर गहरे हरे रंग की ऊर्जा से लिपटा हुआ था और वह ड्रैगन रश के लिए तेजी से आगे बढ़ा। धुएं के पर्दे के पार, वालरेन के पीछे पानी का एक नीला पर्दा पहले ही बन चुका था। जॉन ने धुएं के बीच से अचानक हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन इजुली ने भी जाहिर तौर पर उसी रणनीति की उम्मीद की थी।
काटो, जॉन ने तीखे स्वर में आदेश दिया। गारचॉम्प के शरीर के चारों ओर फैली गहरे हरे रंग की ऊर्जा पल भर में ढह गई और उसकी जगह उसके दो घातक पंजों पर केंद्रित चमकदार सफेद रोशनी ने ले ली। जैसे ही सर्फ का हमला उनकी ओर बढ़ा, गारचॉम्प ने अपने पंजों को सटीकता से घुमाया। ऊर्जा की एक चमकदार सफेद धार बाहर की ओर निकली, लहर को साफ साफ दो हिस्सों में चीरते हुए पानी के पीछे छिपे वालरेन पर जा लगी। इस झटके से वालरेन लड़खड़ा गया और उसके मुंह से निकला बर्फीला हमला नाकाम हो गया। बर्फीली हवा का एक और वार करने के लिए तैयार था, तभी लहर ने गारचॉम्प को डुबो दिया और उसका इरादा ड्रैगन को धारा में जमा देने का था। जल्दी हमला करो, जॉन ने धीमी आवाज में आदेश दिया। गारचॉम्प की हरकतों से उसके पैरों के नीचे चिंगारियां निकल रही थीं। जैसे ही उसने विस्फोटक स्पीड पकड़ी, वह स्पीडबोट की तरह पानी की सतह पर सरकते हुए पलक झपकते ही वालरेन से दूरी कम कर रहा था। वालरेन, आइस फैंग, इजुमी ने हताशा में चिल्लाया। वालरेन ने अपने विशाल शरीर को स्थिर किया और अपने प्रभावशाली दांत दिखाए। जंगल में ऐसे प्रभावशाली दांत सुंदरता का प्रतीक होने के साथ साथ प्रेमालाप में भी सहायक होते हैं, लेकिन यहाँ वे युद्ध के हथियार के रूप में काम करते थे। पाले से चमकते हुए पीले, लंबे नुकीले दांत पास आते हुए गारचॉम्प की ओर झपटे। ड्रैगन डांस, जॉन ने शांत भाव से निर्देश दिया। गारचॉम्प का लचीला शरीर वालरेन के हमले से बड़ी सहजता से बच निकला। जैसे ही उसकी स्पीड और आक्रमण शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, गहरे हरे रंग की ऊर्जा क्षण भर के लिए उसके शरीर को रोशन कर गई। आगे किसी निर्देश की आवश्यकता के बिना गारचॉम्प ने अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाते हुए हरियामा की युद्ध तकनीकों से प्रेरित एक विनाशकारी कट हमले को अंजाम दिया। धमाका, पूरे टीम एक्वा बेस में धमाके से कंपन हुआ। वालरेन का सिर धातु के फर्श में गहराई तक धंस गया था और दरारें लगभग 10 फीट तक सभी दिशाओं में फैल गई थीं। एक ही वार में मौत। वालरेन दोबारा उठ नहीं सका, वह किसी खिलौने की तरह बेजान लग रहा था। गारचॉम्प की आक्रमण शक्ति को देखते हुए, खासकर हरियामा की युद्ध शैली पर आधारित कर तकनीक का उपयोग करते हुए, ये 100 फेट की बात थी कि इस दुनिया के पोकेमोन में प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र मौजूद थे। ऐसी सुरक्षा के बिना ये हमला केवल वालरेन के सिर को जमीन पर नहीं पटकता, बल्कि उसे एक दीवार की सजावट में बदल देता। धत्तेरे की, इजुमी ने दांत पीसते हुए अपने गिरे हुए वालरेन को पोकेबॉल से उठाया। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे वालरेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्ची ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस बहुत हो गया, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। आर्ची ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और सोफे से उठ खड़ा हुआ, जॉन को निडर प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए। उसने इजुली की हार पर जरा भी हैरानी नहीं जताई। आर्ची ने सहजता से कहा, कितना 100 फेट पूर्ण संयोग है कि आप यहाँ आए हैं। शायद आप मेरे पिछले प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे, हमारे साथ जुड़ें और एक नए युग की शुरुआत के साक्षी बने। एक बार फिर उन्होंने जॉन को सुलह का प्रस्ताव दिया। जॉन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक पोकेबॉल की मदद से अपने विजयी गारचॉम्प को वापस खींच लिया। अगर तुम मुझे भर्ती करना चाहते हो, उसने शांत भाव से जवाब दिया, तो पहले मुझे हरा दो। बहुत बढ़िया, मुझे आपका रवैया पसंद आया। आर्ची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना पोकेबॉल फेंक दिया। चांदी जैसी रोशनी चमकी और उसके सामने एक LV-83 शार्पेडो प्रकट हुआ। उसका सुगठित शरीर और चमकते हुए नुकीले दांत उसकी क्रूरता की गवाही दे रहे थे। एक्वा रिंग से घिरा हुआ शार्पेडो हवा में मंडरा रहा था। वाटर स्पोर्ट द्वारा समर्थित होने के कारण ये किनारे पर पड़ी मछली की तरह जमीन पर गिरने से बच रहा था, जो किसी भी वाटर टाइप ट्रेनर के लिए एक बुनियादी तकनीक है। ये स्पष्ट था कि आर्ची को लंबे समय तक चलने वाली खींचतान वाली लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह श्रेष्ठ ट्रेनर का निर्धारण करने के लिए एक निर्णायक टकराव चाहता था। जॉन ने अपना पोकेबॉल फेंका और उसने जिस पोकेमोन को बुलाया वह ग्रेनिंजा था। ग्रेनिंजा का लेवल केवल 72 था। इसका मतलब था आर्ची के शार्पेडो से पूरे 11 स्तर का अंतर। स्तर जितना ऊंचा होता था, हर वृद्धि के बीच का अंतर उतना ही अधिक होता था। यहां तक कि जब ग्रेनिंजा अपने से 5 या 6 स्तर नीचे के विरोधियों से लड़ता था, तब भी उसे आसानी से जीत मिल जाती थी। लेकिन अब 11 स्तरों की बढ़त के साथ शार्पेडो को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जॉन को ठीक यही चाहिए था। अगर उसे इस तरह का मुश्किल मुकाबला नहीं चाहिए होता, तो वह ग्रेनिंजा को मैदान में उतारता ही नहीं। जॉन की मुख्य टीम में गारचॉम्प, ब्लेजिकेन और गार्डेविया सभी मेगा एवोल्यूशन करने में सक्षम थे। यहां तक कि ग्याराडोस के पास भी मेगा स्टोन उपलब्ध थे। केवल ग्रेनिंजा और टायरानाइटर ही मेगा एवोल्यूशन नहीं कर सकते थे। टायरानिटार की सीमा केवल सही पत्थर न होने के कारण थी, लेकिन ग्रेनिंजा अलग था। जॉन और ग्रेनिंजा के बीच का रिश्ता पहले से ही मजबूत था। जॉन अपने पोकेमोन की इच्छा को भली भांति समझता था। ब्लेजिकन के विपरीत, जो मुख्य रूप से जॉन के लिए युद्ध जीतने के लिए लड़ता था, ग्रेनिंजा की प्रेरणा अधिक स्वार्थी थी। वह विरोधियों को, विशेषकर शक्तिशाली विरोधियों को, केवल कठिन चुनौतियों पर विजय पाने के आनंद के लिए हराना चाहता था। साधारण प्रतिद्वंद्वी अब कोई संतुष्टि नहीं देते थे। हाल ही में जिम लीडर के पद के लिए हैंक की लड़ाई के अलावा न तो जॉन और न ही ग्रेनिंजा को किसी प्रतिद्वंद्वी से कोई वास्तविक चुनौती मिली थी।
अपने पोकेमोन की प्रेरणा को जानते हुए भी जॉन को उपयुक्त चुनौती देने वाले नहीं मिल रहे थे। ग्रेनिंजा की सबसे खास बात यह थी कि यह सामान्य मेगा एवोल्यूशन के माध्यम से विकसित नहीं होता था। इसके बजाय यह अपनी अनूठी क्षमता बैटल बॉन्ड के माध्यम से रूपांतरित होता था। ये रूपांतरण सामान्य मेगा एवोल्यूशन से कहीं अधिक कठिन था। ट्रेनर और पोकेमोन के बीच के संबंध के अलावा इसके लिए एक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली लड़ाकू भावना और जीत की सच्ची इच्छा की आवश्यकता थी। टीम एक्वा बेस को पहले चुनौती देने का विकल्प चुनकर जॉन ने जानबूझकर आर्ची और उसके जल प्रकार के पोकेमोन को निशाना बनाया था। समान प्रकार के प्रतिद्वंद्वी ग्रेनिंजा की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जगाने की अधिक संभावना रखते थे। आखिर प्रकार के मामले में कमजोर प्रतिद्वंद्वियों को हराने में क्या संतुष्टि थी। 11 स्तर की बढ़त वाले शार्पेडो का सामना करते हुए जॉन को ग्रेनिंजा की जीत की इच्छा ज्वार की तरह बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। पहले हमला नहीं करोगे तो मुझे करने दो। उन्हें हिचकिचाते देख आर्ची हंस पड़ा और आदेश देते हुए हाथ उठाया। शार्पेडो एक्वा जेट। शार्पेडो के शरीर की सतह से उबलता हुआ पानी फूट पड़ा और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका मुंह बाहर की ओर फट गया। उसका खुला हुआ मुंह शार्क की बजाय मिसाइल की तरह हवा में उड़ गया। एक्वा जेट का इस्तेमाल करके बचो, फिर रोल प्ले करो, जॉन ने शांत भाव से आदेश दिया। ग्रेनिंजा आगे की ओर झुका और तेजी से बढ़ा, शार्पेडो के हमले से बचने के लिए जमीन से लिपट गया। उसी समय उसने ऊपर की ओर हाथ बढ़ाकर हवा में पानी की टोपी बनाई और उसे अपने सिर पर रख लिया। तुरंत ही ग्रेनिंजा ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया और उसकी हरकतें तेज हो गईं। शार्पेडो और ग्रेनिंजा दोनों की टाइपिंग एक ही थी, जल अंधेरा। हालांकि रोल प्ले एक साइकिक टाइप मूव था, लेकिन यह प्रतिद्वंदी के बजाय ग्रेनिंजा को ही निशाना बनाता था, जिससे यह प्रभावी ढंग से काम कर पाता था। शार्पेडो के पास दो संभावित क्षमताएं थीं, इसकी मानक रफ स्किन या इसकी छिपी हुई स्पीड बूस्ट। रफ स्किन के कारण संपर्क में आने पर विरोधियों की एचपी कम हो जाती थी। वहीं स्पीड बूस्ट के कारण प्रत्येक बारी के बाद पोकेमोन की स्पीड एक चरण बढ़ जाती थी। यह एक असाधारण क्षमता थी जो जॉन के ब्लेजिकेन के पास भी थी। दोनों क्षमताएं उत्कृष्ट थीं, इसलिए दोनों में से किसी की भी नकल करना उचित था। ग्रेनिंजा की अचानक मिली फुर्ती से जॉन ने अनुमान लगाया कि आर्ची के शार्पेडो में स्पीड बूस्ट होना चाहिए। क्या तुम रोल प्ले का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो? आर्ची हंस पड़ा। असल में उसकी रणनीति स्पीड बूस्ट का फायदा उठाकर ग्रेनिंजा को स्पीड की लड़ाई में घसीटना और फिर उसे जबरदस्त स्पीड से खत्म करना था। अब वो उसी रणनीति पर कायम रहेगा। प्रतिद्वंद्वी के मनोबल को इससे ज्यादा कुचलने वाली कोई बात नहीं है कि उसे ठीक ठीक पता हो कि कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है और फिर भी वह उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो। शार्पेडो अजिलिटी। शार्पेडो हवा में घूम गया, उसका शरीर अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जॉन को वह एक जीवित टॉर्पीडो जैसा लग रहा था। विकल्प का प्रयोग करो। ग्रेनिंजा ने जल्दी से अपना सिर बाईं ओर घुमाया, जबकि उसकी एक प्रति दाईं ओर कूद गई। भ्रमित होकर शार्पेडो ऊपर की ओर कूदा, क्षण भर के लिए हिचकिचाते हुए यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि किस लक्ष्य का पीछा करना है। जल शूरिकेन। दोनों ग्रेनिंजा ने तुरंत अपने हाथों से 5 घूमते हुए पानी के तारे फेंके। भंवर। आर्ची ने उंगलियां चटकाईं। देखते ही देखते शार्पेडो के चारों ओर का पानी तेजी से घूमने लगा, जिससे एक सुरक्षात्मक भंवर बन गया जिसने आने वाले जल शूरिकेन को आसानी से पकड़ लिया और बेअसर कर दिया। इससे पहले कि जॉन एक और हमले का आदेश दे पाता, आर्ची ने अपना अगला आदेश जारी किया। बर्फीला भाला। घूमते हुए भंवर से तीर जैसे बर्फीले भाले निकले और आसपास की हर चीज पर बमबारी करने लगे। वह उस चाल को भी जानता है और उसने उसे एक क्षेत्रीय हमले में बदल दिया। जॉन सचमुच हैरान था। अगर शार्पेडो ने सीधे सीधे आइसिकल स्पीयर दागा होता तो यह चौंकाने वाली बात नहीं होती, लेकिन पोकेमोन भंवर के अंदर से जमे हुए प्रोजेक्टाइल को नियंत्रित कर रहा था और पानी की धाराओं का उपयोग करके उन्हें सभी दिशाओं में लॉन्च कर रहा था। इसके लिए असाधारण जल प्रबंधन और सटीक बर्फ नियंत्रण दोनों की आवश्यकता थी। रक्षा करो, जॉन ने तुरंत आदेश दिया, यह महसूस करते हुए कि सर्फ को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ग्रेनिंजा ने रक्षात्मक मुद्रा में अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया, जिससे अदृश्य अवरोध उत्पन्न हो गए जिन्होंने आने वाले सभी बर्फीले भालों को रोक दिया। बाईं ओर मौजूद ग्रेनिंजा पर हमला करो। एक्वा जेट। आर्ची ने अचानक अपने लक्ष्य पर निशाना साध लिया। शार्पेडो अपने ही भंवर से फूट पड़ा, हल्के नीले पानी की ऊर्जा से लिपटा हुआ, बिजली की स्पीड से प्रहार करते हुए। एक्वा जेट और क्विक अटैक जैसी चालें गेम में प्राथमिकता सुनिश्चित करती थीं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल बेहतर स्पीड का प्रतिनिधित्व करती थीं। अपनी स्पीड बूस्ट क्षमता और एजिलिटी एनहांसमेंट के साथ पहले से ही तेज शार्पेडो लगभग पलक झपकते ही ग्रेनिंजा तक पहुंच जाता था। उसका खून से लथपथ मुंह चौड़ा खुला हुआ था, दांत पाले से ढके हुए थे जैसे कोई बर्फीला दांत तैयार हो रहा हो। क्लैंग। शार्पेडो के दांत ग्रेनिंजा के हाथ में सफेद ब्लेड से टकराए, जिससे एक तीखी धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई जो कक्ष में गूंज उठी। नाजुक क्षण में ग्रेनिंजा ने खुद को बचाने के लिए कट का इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी।
लेकिन शार्पेडो की असाधारण ताकत ने तुरंत ग्रेनिंजा को पीछे धकेल दिया और उसे सीधे दीवार से टकरा दिया। कमरे में एक धीमी सी धमाके की आवाज गूंज उठी। इस टक्कर से ग्रेनिंजा गायब नहीं हुआ, यह इस बात का सबूत है कि यह असली पोकेमोन था, न कि कोई नकली। जॉन को यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि आर्ची ने असली ग्रेनिंजा और उसकी नकली कॉपी में एक नज़र में कैसे फर्क कर लिया। यहाँ तक कि जोतो क्षेत्र के घोस्ट टाइप जिम लीडर मोटी, जो अपनी घोस्ट आइज तकनीक के लिए मशहूर थे, भी नकली और असली ग्रेनिंजा में अंतर नहीं बता पाए। लेकिन इस रहस्य पर विचार करने का समय नहीं था। बर्फ प्रकार की चालों पर शार्पेडो का नियंत्रण असाधारण था। उसके आइस फैंग से निकलने वाली ठंडी हवा ने पहले ही ग्रेनिंजा द्वारा कट से बनाई गई सफेद ब्लेड को जमाना शुरू कर दिया था, और पाला तेजी से ग्रेनिंजा के हाथ की ओर फैल रहा था। अगर ग्रेनिंजा का हाथ जम जाए तो उसके हमले निश्चित रूप से धीमे हो जाएंगे। अगर उसका पूरा शरीर जम जाए तो शार्पेडो का अगला वार ही निर्णायक साबित हो सकता है। वैक्यूम वेव, जॉन ने तुरंत आदेश दिया। यह आदेश ग्रेनिंजा के सब्स्टिट्यूट को संबोधित था। उस प्रतिकृति ने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और शार्पेडो की ओर एक हल्के नीले रंग की शॉकवेव उत्पन्न की। ग्रेनिंजा की ऑरा पर महारत ऑरा स्फीयर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वैक्यूम वेव के साथ उसकी दक्षता प्रभावशाली थी। एक्वा जेट, आर्ची ने आदेश देने के लिए हाथ उठाया, और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक डार्क टाइप पोकेमोन ने फाइटिंग मूव्स में महारत हासिल कर ली है। उसकी योजना थी कि वह सब्स्टिट्यूट के हमले का सामना करते हुए असली ग्रेनिंजा को खत्म कर दे। शार्पेडो तुरंत हल्के नीले रंग की ऊर्जा के साथ बाहर निकला, लेकिन ग्रेनिंजा पर अपना सीधा हमला जारी रखने के बजाय वह आने वाली वैक्यूम वेव से बचने के लिए नीचे की ओर मुड़ गया। अब उसका निशाना ग्रेनिंजा के पैरों पर था। उन्हें जमाए बिना भी ग्रेनिंजा की गतिशीलता को नुकसान पहुंचाने से वही परिणाम प्राप्त होता। उछलो, जॉन चिल्लाया। जैसे ही ग्रेनिंजा ने शार्पेडो के दबाव के खिलाफ अपना प्रतिरोध छोड़ा, उसके पैर शक्ति से फट पड़े, जिससे उसका शरीर आकाश की ओर उछल गया। इस कलाबाजी भरे दांव की बदौलत ये शार्पेडो के एक्वा जेट और अपने ही सब्स्टिट्यूट की वैक्यूम वेव दोनों से बच निकला। शार्पेडो के बच निकलने के बाद वैक्यूम वेव अब ग्रेनिंजा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जब जॉन को लगा कि ग्रेनिंजा तत्काल खतरे से बच गया है, तभी युद्ध क्षेत्र की जमीन से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। नीचे से पानी की एक शक्तिशाली धारा ऊपर की ओर फूट पड़ी, मानो कहीं से भाला निकला हो, और उसका निशाना छलांग लगाते हुए ग्रेनिंजा पर था। ये देखकर जॉन की आंख अनायास ही फड़कने लगी। मैं अभी भी इस खेल में बहुत नौसिखिया हूं। शार्पेडो ने जिस चीज का इस्तेमाल किया था वह एक्वा जेट बिल्कुल नहीं थी, वह वाटर प्लेज थी। आर्ची, जो एक अनुभवी और चतुर योद्धा था, ने उसे चकमा दे दिया था। उसने एक चाल चली जबकि उसके पोकेमोन ने दूसरी चाल चली, जिससे वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। इस तरह के तालमेल ने असाधारण युद्ध रणनीति का परिचय दिया। इस स्टेटस में ये छल बेहद कारगर साबित हुआ। 100 फीट से उनके पास विकल्प पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। नीचे से उमड़ते पानी के स्तंभ का सामना करते हुए ग्रेनिंजा ने तुरंत अपने सब्स्टिट्यूट को प्रभाव बिंदु की ओर उड़ने का निर्देश दिया, और खुद को बचाने के लिए अपनी कॉपी का बलिदान कर दिया। एक्वा जेट, आर्ची ने हाथ उठाते हुए फिर से आदेश दिया। शार्पेडो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह नीले प्रकाश की एक धुंधली सी लकीर से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। जॉन मानसिक रूप से प्रतिक्रिया तो कर सकता था, लेकिन आदेश देने के लिए उतनी तेजी से नहीं। हर गुजरते पल के साथ शार्पेडो अपनी स्पीड बूस्ट क्षमता के कारण और भी तेज होता गया। ग्रेनिंजा ने रोल प्ले के जरिए इस क्षमता को हासिल कर लिया था, जिससे वह शार्पेडो की बढ़ती स्पीड का मुकाबला कर पा रहा था। लेकिन जॉन के लिए एक ट्रेनर के तौर पर, खासकर प्रतिकूल स्टेटस में होने के कारण, समय पर आदेश देना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। उनकी पारखी नजर के बावजूद भी जॉन ने तुरंत यह एनालिसिस किया कि आर्ची की जल प्रतिज्ञा ने सब्स्टिट्यूट को निशाना बनाया था, न कि ग्रेनिंजा को। आर्ची की रणनीति स्पष्ट थी, पहले सब्स्टिट्यूट को नष्ट करो, फिर जब ग्रेनिंजा के पास कोई सुरक्षा न हो तो आइस फैंग से उसे खत्म कर दो। ग्रेनिंजा के उतरते ही शार्पेडो उस पर फिर से टूट पड़ा। अविश्वसनीय स्पीड से प्रतिक्रिया करते हुए ग्रेनिंजा ने अपनी जल रूप पूंछ का एक हिस्सा काट दिया, जिससे उसे कुछ स्वास्थ्य का त्याग करना पड़ा और उसकी जगह एक और विकल्प तैयार हो गया। जैसे ही ग्रेनिंजा जॉन की ओर पीछे हटा, शार्पेडो के क्रंच हमले ने उस नकली पूंछ को पकड़ लिया। लगातार पिछड़ने के कारण ग्रेनिंजा को इस संघर्ष को समाप्त करने और एक नई रणनीति के लिए फिर से संगठित होने की आवश्यकता थी। सब्स्टिट्यूट को चीरते हुए आगे बढ़ने के बाद शार्पेडो ने स्पष्ट रूप से निराशा से ग्रेनिंजा को घूरा, लेकिन तुरंत उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह आर्ची के पक्ष में लौट आया। इस दौर का अंत ग्रेनिंजा के 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के चोटिल होने और एक खिलाड़ी की पीठ में चोट लगने के साथ हुआ। इस बीच शार्पेडो ने अपनी बढ़त बनाए रखी, भले ही ग्रेनिंजा की कॉपी की गई क्षमता के कारण उसकी स्पीड बूस्ट क्षमता से कोई अंतर नहीं बन पाया, फिर भी उसे अपनी पहले की एजिलिटी बूस्ट से बढ़त हासिल थी। तुम बड़े होशियार हो, आर्ची ने जॉन को नीचे देखते हुए विजेता के घमंड से कहा। हमारे बीच का अंतर तो साफ दिख रहा है। क्या तुम आगे बात करना चाहते हो? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आर्ची को परिणाम निश्चित लग रहा था।
जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें ग्रेनिंजा पर टिकी रहीं। उसका पोकेमोन हॉन्फ रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इस लड़ाई में काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ जागृत भी हो गया था। उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं सक्रिय हो उठी, और उसकी लड़ने की भावना और भी तीव्र हो गई। हम मंजिल के करीब हैं, लेकिन और प्रोत्साहन की जरूरत है, जॉन ने धीरे से कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक क्रिस्टल निकालकर अपनी कलाई पर बंधी विशेष पट्टी पर दबाया। ग्रेनिंजा, जेड मूव, ब्लैक होल एक्लिप्स। जॉन के शरीर से चमकदार काले प्रकाश की एक लकीर निकली, जो एक स्तंभ में तब्दील होकर ग्रेनिंजा से टकरा गई। ग्रेनिंजा, ग्रेनिंजा की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी भुजाएं फैला दी। उसके सामने एक छोटा काला गोला प्रकट हुआ, जो कुछ ही सेकंड में तेजी से फैलने लगा। वह गोला आकाश की ओर उठा और एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने लगा, जिसने अपने आसपास की हर चीज को एक असली ब्लैक होल की तरह अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। कमरे की रोशनी भी गायब हो गई, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक जेड मूव, अलोला क्षेत्र से शक्ति। कितना दिलचस्प है, आर्ची ने सहज जिज्ञासा के साथ ब्लैक होल को देखते हुए कहा। मुझे कभी न कभी वहां जाना चाहिए। अंधेरे को देखते हुए आर्ची ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी कलाई ऊपर उठाई, जिससे एक खास घड़ी दिखाई दी। घड़ी का डायल खुला और उसमें से 3 चमकते हुए की स्टोन दिखाई दिए। शार्पेडो, मेगा इवोल्यूशन। जॉन ने देखा कि मेगा शार्पेडो युद्ध क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था। उसका विशाल शरीर आकर्षक पीले निशानों से सजा हुआ था और उसके सिर से चमकदार सफेद नुकीले दांत निकले हुए थे। कुछ पहले से ही खूंखार पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन के बाद और भी भयानक हो गए, जिनमें टायरानाइटर और गारचॉम्प शामिल थे। मेगा शार्पेडो सिर्फ शारीरिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं था। उसकी शारीरिक शक्ति को छोड़कर उसकी सभी क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से वह ब्लैक होल एक्लिप्स के खिंचाव बल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। ग्रेनिंजा से 11 स्तर अधिक होने और मेगा इवोल्यूशन की क्षमता के साथ शार्क पोकेमोन की जीत लगभग तय लग रही थी। मैदान में दबाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था। ग्रेनिंजा की निगाहें मेगा शार्पेडो पर टिकी हुई थीं। अपने स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी के रूप में ग्रेनिंजा उस दमनकारी शक्ति को सबसे तीव्र रूप से महसूस कर रहा था। क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? पीछे से जॉन की आवाज आई। गारचॉम्प और गार्डेवॉर की तरह। ग्रेनिंजा की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। तो मेरी इच्छा को महसूस करो और मेरी शक्ति को स्वीकार करो। जॉन ने उस शांतिदायक घंटी को छुआ जो शाउल ने उसे दी थी, एक ऐसी घंटी जिसे भावनाओं के पौराणिक देवता में स्पिरिट ने आशीर्वाद दिया था। घंटी ने जॉन को पोकेमोन की आवाजें सुनने और उनके विचारों को समझने की क्षमता से कहीं अधिक वरदान दिया था। इसने उसके भीतर भावनात्मक बंधनों की शक्ति के प्रति संवेदनशीलता को जगा दिया था। जॉन हर पल ग्रेनिंजा के साथ अपने संबंध को और मजबूत होते हुए महसूस कर रहा था। जॉन की शक्ति को महसूस करते हुए ग्रेनिंजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अदृश्य धागा उन दोनों के चारों ओर लिपट गया, उनके शरीर और हृदय को एक असाधारण बंधन में जोड़ दिया। ऐसा लगा मानो वे एक अतिरिक्त जीवन रेखा साझा कर रहे हों, उनका शरीर और आत्मा एक दूसरे में विलीन हो गए हों। पलक झपकते ही उमड़ता हुआ पानी ग्रेनिंजा को घेर लिया और उसका रूप बदलने लगा। ऐश और उसके ग्रेनिंजा को संयोगवश मिली बॉन्ड फेनोमेनन के विपरीत, जॉन ने मेगा इवोल्यूशन में महारत हासिल करने के बाद इस शक्ति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था। भावनाओं को समझने की उसकी क्षमता ने उसे उनके बीच की भावनाओं को पूरी तरह से समझने और पहले ही प्रयास में उनके बंधन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाया। परिणामस्वरूप ग्रेनिंजा का पहला बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन त्रुटिहीन रूप से निष्पादित और पूरी तरह से सफल रहा। ग्रेनिंजा के शरीर से पानी एक जोरदार धमाके के साथ निकला। उसकी त्वचा का रंग गहरे नीले से बदलकर हल्का नीला हो गया, जिससे वह असाधारण फुर्ती और ताकत का आभास देने लगा। देखने वालों को स्पष्ट रूप से लगा कि यह एक रूपांतरित ग्रेनिंजा है, लेकिन वह नहीं जिसे वे पहचानते हों। इसके सिर पर काले रंग की सुव्यवस्थित आकृतियां बनी हुई थीं, जो पीछे की ओर मिलकर बहते पानी से बने एक विशाल शूरिकेन का रूप ले रही थी। यह कोई साधारण फेंकने वाला तारा नहीं, बल्कि एक विशाल शूरिकेन था। मानक मेगा इवोल्यूशन के विपरीत, जहां मेगा स्टोन के माध्यम से विकसित होने वाला कोई भी पोकेमोन अपने ट्रेनर की परवाह किए बिना एक जैसा दिखता है, ग्रेनिंजा के अद्वितीय बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के परिणामस्वरूप ट्रेनर के आधार पर अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। ये ऐश ग्रेनिंजा नहीं बल्कि जॉन ग्रेनिंजा था। विशालकाय शूरिकेन जॉन की पहचान थी, और ग्रेनिंजा के सिर का रंग ऐश के साथी के रंग से बिल्कुल अलग था। ग्रेनिंजा भी मेगा इवोल्यूशन कर सकता है। आर्ची अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। जहां तक उसे पता था, ग्रेनिंजा मेगा इवोल्यूशन करने में सक्षम पोकेमोन में से नहीं था। तुम्हारे ज्ञान की कमी से ये तय नहीं होता कि क्या संभव है, जॉन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। आर्ची के होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। तुम हर पल और भी दिलचस्प होते जा रहे हो। शार्पेडो, हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो, आर्ची ने आदेश दिया। मेगा शार्पेडो ने तुरंत हमला कर दिया। ये हाइड्रो पंप पहले वाले से बिल्कुल अलग था। उमड़ता हुआ पानी इसके शरीर के चारों ओर लिपट गया और एक विशाल शार्क के सिर का आकार ले लिया जो ग्रेनिंजा की ओर तेजी से बढ़ा।
ये स्पष्ट रूप से उनकी खास शैली थी। ग्रेनिंजा ने अपना हाथ ऊपर उठाया, फिर नीचे की ओर झपटा। ऊपर एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ, जो आकाश से नीचे उतरकर शार्क के सिर को रोकने के लिए आगे बढ़ा। काला छेद पानी की शार्क जितना बड़ा नहीं था, इसलिए वह उसे टुकड़ों टुकड़ों में ही निगल सका, जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा हो। जैसे जैसे शार्क का सिर आगे बढ़ता रहा, ऊर्जा की दो धाराएं आपस में टकराईं, मिल गईं और विस्फोट हो गया। एक्वा जेट, आर्ची ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मेगा शार्पेडो विस्फोट के काले धुएं को चीरता हुआ असाधारण स्पीड से आगे बढ़ा, उसका शरीर पानी से लिपटा हुआ था। वह ग्रेनिंजा की ओर दौड़ा और उसके दांत हल्के नीले रंग की बर्फ से चमक रहे थे। मेगा शार्पेडो न केवल एक्वा जेट का उपयोग कर रहा था, लेकिन यह इसे आइस फैंग के साथ मिला रहा था। मेगा इवोल्यूशन के बाद शार्पेडो की क्षमता स्पीड बूस्ट से बदलकर स्ट्रॉन्ग जॉ हो गई, जिससे काटने की ताकत में 50% की वृद्धि हुई। आइस फैंग, जो कि काटने की एक क्षमता है, इस वृद्धि से काफी मजबूत हो गई। शार्पेडो को पास आते देख जॉन ने गहरी सांस ली। अब रूपांतरण के बाद ग्रेनिंजा की असली ताकत देखने का समय आ गया था। अल्टीमेट वाटर शूरिकेन, जॉन ने निर्देश देने के लिए अपना हाथ उठाया। ग्रेनिंजा ने अपनी पीठ के पीछे हाथ बढ़ाया, विशालकाय शूरिकेन को पकड़ा और आगे की ओर छलांग लगाई। हवा में ऊंचाई तक उड़ते हुए उसने शूरिकेन को जबरदस्त ताकत से फेंका। ब्लेड हवा में घूमते हुए तेजधार वाले गिलोटिन की तरह नीचे की ओर काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। बूम! अल्टीमेट वाटर शूरिकेन हवा में मेगा शार्पेडो से टकरा गया। केवल 1 सेकंड के प्रतिरोध के बाद मेगा शार्पेडो जमीन पर गिर गया, 7 या 8 मीटर तक फिसलने के बाद आखिरकार रुक गया। आर्ची के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, फिर वह आश्चर्य में बदल गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा। पहले तो उसका शार्पेडो ग्रेनिंजा का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब मेगा इवोल्यूशन के बाद भी वह उससे कमजोर पड़ रहा है। क्या ग्रेनिंजा का रूपांतरण उसके अपने मेगा इवोल्यूशन से भी ज्यादा शक्तिशाली है? सच्चाई ठीक वैसी ही थी जैसा आर्ची को शक था। शार्पेडो के मेगा इवोल्यूशन से सभी स्टैट्स में संतुलित सुधार होता था, लेकिन ग्रेनिंजा का बैटल बॉन्डर अलग था। इवोल्यूशन के बाद इसकी बेस पावर 110 पॉइंट्स बढ़ जाती थी, जिसमें से 10 पॉइंट स्पीड को मिलते थे और बाकी 100 पॉइंट्स फिजिकल और स्पेशल अटैक में बराबर बराबर बन जाते थे। बैटल बॉन्डर ग्रेनिंजा की आक्रमण क्षमता भयावह ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। यही कारण था कि जॉन ने शार्पेडो का सीधे सामना करने का साहस किया था। इस तरह की स्पष्ट श्रेष्ठता को देखकर अब जॉन के मुस्कुराने की बारी थी। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया था। उसने अंतिम आदेश के लिए अपना हाथ उठाया। चलो ग्रेनिंजा, इसे खत्म करते हैं। अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। जब अल्टीमेट वाटर शूरिकेन का आकार 3 गुना बढ़ गया और उसका रंग नीले से सुनहरा हो गया, तो वह अजेय हो गया। इस दुनिया में शायद पानी के नल को छोड़कर कोई भी चीज इतनी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। आर्ची ने बचने के कई तरीके सोचे, लेकिन सुनहरे अल्टीमेट वाटर शूरिकेन का आकार इतना बढ़ गया था कि उसने मेगा शार्पेडो के भागने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए थे। बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कोई चारा न होने पर आर्ची ने जान लगाकर लड़ने का आदेश दिया और मेगा शार्पेडो को एक और हाइड्रो पंप छोड़ने को कहा। नतीजा विनाशकारी रहा। मेगा शार्पेडो इतनी जोर से जमीन पर पटका गया कि फर्श इंच इंच करके फट गया और दरारें पूरे कमरे में फैल गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी जमीन लगभग अपनी नींव से उखड़ गई। अगर पोकेमोन के विशेष सुरक्षा नियमों के कारण ऐसा न होता, तो मेगा शार्पेडो अब तक मेगा शार्पेडो साशिमी में तब्दील हो चुका होता। तुम तो बड़े समझदार हो, जॉन ने आर्ची की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। हमारे बीच का अंतर स्पष्ट है। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? वह आर्ची के पहले वाले ताने का सटीक जवाब दे रहा था। आर्ची का चेहरा निराशा से भर गया, लेकिन फिर भी उसने चुनौती भरे अंदाज में नाक सिकोड़ी। तुमने महानता को देखने का मौका गंवा दिया है, उसने गुस्से से कहा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहकर उसने अपना पोकेबॉल निकाला और शार्पेडो को वापस बुला लिया, फिर मुड़कर अपने पीछे बने पूल में छलांग लगा दी। जैसे ही जॉन पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, इजुमी ने उसका रास्ता रोक दिया। तुम्हारी प्रतिद्वंदी मैं हूं, उसने घोषणा की। एक और शार्पेडो पानी से बाहर निकला और जॉन की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन जब गेंद उससे 2 मीटर की दूरी पर पहुंची, तो ग्रेनिंजा ने एक विनाशकारी कट से उसे रोक दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुरंत ही उनके सामने सब कुछ रहने लगा। जॉन अपने कमरे में चला गया। मिशन पूरा हो गया। आखिरकार ग्रेनिंजा के रूप परिवर्तन में महारत हासिल हो गई है, जॉन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। शुरू में उसे उम्मीद थी कि ग्रेनिंजा के इस रूपांतरण को प्राप्त करने से पहले उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। उसने केवल मामूली कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने के बाद सफलता की उम्मीद नहीं की थी। इसके लिए वह मेस्प्रित द्वारा आशीर्वादित सूद बेल का आभारी था। जॉन ने सूद बेल निकाली। हालांकि उसके गुरु शाउल ने इसे छद्म पौराणिक वस्तु कहा था, लेकिन यह उन स्टेटसियों में एक वास्तविक पौराणिक वस्तु की तरह ही प्रभावी ढंग से काम करती थी, जहां शक्ति के रूप में भावनाओं और बंधन की आवश्यकता होती थी। सूद बेल को रखने के बाद जॉन ने अपना गेम बॉय चेक किया।
स्क्रीन पर पहले से ही पूरे हो चुके डंजन का सारांश दिखाई दे रहा था। डंजन टीम एक्वा बेस पूर्ण पुरस्कार इस प्रकार हैं। 1. रैंडम एडवांस्ड पोकेमोन आइटम। 2. दुर्लभ कौशल टीएम। 3. टीम पोकेमोन रैंडम एक्सक्लूसिव आइटम। 4. निर्दिष्ट पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन स्टोन साइड मिशन पूरा करने का इनाम। 5. नीला गोला कैद पहली बार पूरा करने पर विशेष पुरस्कार। लेवल 80 के डंजन से यही उम्मीद थी। टीम एक्वा के बेस को साफ करने के बाद आखिरकार कुछ अनोखे इनाम मिले। जॉन ने सबसे पहले 5वीं वस्तु की जांच की। नीला गोला कैद पौराणिक पोकेमोन को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन मनुष्यों द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा आप विशेष क्षेत्रों में समुद्र के देवता को जागृत कर सकते हैं। वर्तमान में कैद और अनुपयोगी। कहानी पूरी करने के बाद अनलॉक हो जाएगा, जिससे अतिरिक्त गुण प्राप्त होंगे। जॉन ने खेल में पहले भी ब्लू ऑर्ब देखा था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो पहले चरण के समाप्त होने के बाद निर्दिष्ट स्थानों पर क्योग्रे को जागृत कर सकती थी। ये क्योग्रे को प्राइमल रिवर्सन से गुजरने में भी सक्षम बना सकती थी, क्योंकि इसका सार वास्तव में क्रिस्टलीकृत प्राकृतिक ऊर्जा था। अंतर यह था कि यह कैद में ही रहता था और इसे अनलॉक करने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता था और फिर इसे अतिरिक्त गुण प्राप्त हो जाते थे। जहां तक कहानी के पूरा होने की बात है, जॉन का अनुमान है कि इसमें क्योग्रे और ग्राउडॉन के बीच युद्ध शामिल होना चाहिए। कथानक के अनुसार नीला गोला इस समय आर्ची के पास होना चाहिए। जॉन को संदेह था कि मैग्मा टीम के अड्डे को साफ करने के बाद उसे ग्राउडॉन से संबंधित रेड ऑर्ब भी प्राप्त होगा। कहानी पूरी होने के बाद ही उसे इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों गोले कम से कम पौराणिक पोकेमोन आइटम थे। ब्लू ऑर्ब को इकट्ठा करने के बाद जॉन ने अपना ध्यान अन्य पुरस्कारों की ओर मोड़ दिया। निर्धारित पोकेमोन मेगा स्टोन के लिए विकल्प स्पष्ट था, वह इसका उपयोग टायरानाइटर के मेगा स्टोन के लिए करेगा। मैं अभी टायरानाइटर के लिए मेगा स्टोन न होने की बात कर रहा था, जॉन हंसते हुए बोला। और ये रहा। उसे उम्मीद थी कि मैग्मा टीम डंजन को साफ करने से एक और मेगा स्टोन मिलेगा। वह मेगा स्टोन उसकी दूसरी टीम के एग्रोन को दिया जाएगा। तीसरे इनाम में जॉन को उन पोकेमोन में से एक के लिए एक विशेष वस्तु मिली, जिन्हें वह डंजन में लाया था। वह वस्तु एक मैजिकार्प रिबन थी। उद्धरण चिन्ह। सच में मैजिकार्प रिबन बिजली के हमलों से हमला होने पर क्षति को 50% तक कम करने का 50% मौका केवल मैजिकार्प और ग्याराडोस के लिए, अन्य पोकेमोन द्वारा ले जाने पर अमान्य। जॉन चौंक गया। मैजिकार्प और ग्याराडोस के लिए ही खास कोई चीज। उसे याद आया कि ग्याराडोस के पास पहले से ही एक विशेष वस्तु थी। जॉन ने तुरंत ग्याराडोस के बैग से वह खास चीज निकाल ली जिसे वह अपने साथ ले जा रहा था। तूफानी स्कार्फ। जब पोकेमोन युद्ध में प्रवेश करता है तो मौसम तूफानी रेन में बदल जाता है। रेन के मौसम में जल प्रकार के हमलों का उपयोग करने से पीपी खर्च नहीं होता है, केवल मैजिकार्प और ग्याराडोस के लिए, अन्य पोकेमोन द्वारा ले जाने पर अमान्य। इन दोनों विशेष वस्तुओं के अपने अपने फायदे थे। एक से रेन होती थी, जबकि दूसरी से ग्याराडोस की बिजली से होने वाली कमजोरी कम हो जाती थी। रेनस्टॉर्म स्कार्फ की मदद से बिना किसी इलेक्ट्रिक पोकेमोन के रेन कराई जा सकती है। इससे जॉन के ग्रेनिंजा को भी फायदा होगा। वह पहले ग्याराडोस को मैदान में उतार सकता है, फिर ग्रेनिंजा को। बरसात के मौसम में अल्टीमेट वाटर शूरिकेन की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। वहीं मैजिकार्प रिबन ने ग्याराडोस की बिजली के प्रति कमजोरी को दूर किया, जो एक महत्वपूर्ण लाभ था। ग्याराडोस के लिए, जो बिजली के प्रति चौगुनी कमजोरी रखता है, यह व्यवहारिक रूप से एक कलाकृति के आधे के बराबर था। क्षति को 50% तक कम करने की 50% संभावना ने उस चौगुनी कमजोरी को प्रभावी रूप से केवल दोहरी कमजोरी में बदल दिया। लेकिन केवल 50% संभावना और दोहरी कमजोरी को देखते हुए जॉन ने सोचा कि शायद फोकस सैश पहनना अधिक व्यवहारिक हो सकता है। फिर मेगा इवोल्यूशन के बाद ग्याराडोस वाटर डार्क टाइप का हो जाएगा, जिसका मतलब है कि नुकसान 50% तक कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक हमलों को अब टाइप एडवांटेज नहीं मिलेगा। जब जॉन ये सोच रहा था कि ग्याराडोस को कौन सी खास चीज उपहार में दी जाए, तभी अचानक उसके गेमबॉय पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। क्या मैजिकार्प रिबन को रेनस्टॉर्म शॉल के साथ मिलाना है? क्या इन्हें संश्लेषित किया जा सकता है? जॉन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने तुरंत हाँ का चयन किया। प्राप्त वस्तु ग्याराडोस का मुकुट। ग्याराडोस का मुकुट जब कोई पोकेमोन युद्ध में प्रवेश करता है तो मौसम भारी रेन में बदल जाता है। रेन के मौसम में जल प्रकार के आक्रमणों से पीपी खर्च नहीं होते। विद्युत प्रकार के आक्रमणों से हमला होने पर क्षति को 50% तक कम करने की 50% संभावना होती है और क्षति को अवशोषित करने की 25% संभावना होती है, जिससे 25% एचपी की रिकवरी होती है। केवल मैजिकार्प और ग्याराडोस के लिए, अन्य पोकेमोन द्वारा ले जाने पर अमान्य। ग्याराडोस का मुकुट। अब जॉन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस आइटम में बिजली और रेन दोनों से बचाव के साथ साथ 25% संभावना है कि नुकसान को अवशोषित करके 25% एचपी बहाल किया जा सके का बोनस भी शामिल था। यह एक बहुत बड़ा अपग्रेड था।
इसमें एकमात्र पेंच ये था कि बिजली रोधी प्रभाव को सक्रिय होने के लिए रेन की स्टेटस आवश्यक थी, जो समस्याग्रस्त हो सकता था। यदि प्रतिद्वंद्वी धूप वाला मौसम बना देता, तो बिजली रोधी प्रभाव निष्क्रिय हो जाता। लेकिन जॉन को लगा कि यह संभावना नहीं है। अगर किसी इलेक्ट्रिक पोकेमोन का सामना ग्याराडोस से होता है, तो वे शायद रेन वाले मौसम को ही पसंद करेंगे। आखिरकार, रेन में गरजने से हमले की गारंटी थी, ग्याराडोस बच नहीं सकता था। जॉन ने ग्याराडोस के मुकुट के बाद चिन्ह भी देखा। अगर है, तो क्या भी हो सकता है, उसने सोचा। उसके पास फिलहाल 3 खास आइटम थे। ग्याराडोस के मुकुट के अलावा, उसके हॉन्टर के पास गैस्टली बैरियर था और उसके टायरानाइटर के पास लार्विटर रिबन था। अगर वह इन्हें स्तर तक अपग्रेड करना चाहता था, तो उसे भविष्य के अभियानों में मिलते जुलते पोकेमोन के खास आइटम ढूंढने होंगे। अब उनके अन्य पुरस्कारों की बात करें तो टीम एक्वा से प्राप्त गुप्त खजाना रिफाइंड मेटल कोट था। परिष्कृत धातु की परत इस्पात प्रकार की चाल शक्ति को 40% तक बढ़ाती है और हमले के समय रक्षा और वजन को बढ़ाती है। स्टील से बना एक गुप्त खजाना। जॉन के पास केवल 2 स्टील पोकेमोन थे, स्टीलिक्स और एग्रोन। उसने एग्रोन को रिफाइंड मेटल कोट देने का फैसला किया। आखिरकार, स्टीलिक्स के पास पहले से ही फ्लेम पैटर्न मेटल कोट था और अगला स्टील टाइप पोकेमोन स्टीलिक्स को ही मिलना था। बोनस एडवांस्ड स्किल टीएम ब्रिक ब्रेक था। 75 पावर वाला ये फाइटिंग टाइप मूव, लाइट स्क्रीन, रिफ्लेक्ट और ऑरोरा वेल को नष्ट करने का मुख्य टास्क करता था। यह मूल रूप से एक फाइटिंग मूव था जिसे विशेष रूप से रक्षात्मक बाधाओं का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था, उन पोकेमोन के लिए एकदम सही जो करीबी मुकाबले में माहिर थे। अपने खजाने और स्किल टीएम को सुरक्षित रखने के बाद जॉन सीधे लावारेज टाउन के लिए रवाना हो गया। वह मैग्मा टीम डंजन को पार करने और ग्राउडॉन और क्योग्रे के बीच महाकाव्य युद्ध देखने के लिए बेताब था। लावारेज टाउन में उतरकर वह माउंट चिमनी पर चढ़ गया। ज्वालामुखी की चोटी के ठीक नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार खुला हुआ था। उसमें प्रवेश करते ही उसके सामने एक संदेश प्रकट हुआ। डंजन टीम मैग्मा बेस में प्रवेश करें। पहली बार पूरा करने पर पुरस्कार उपलब्ध हैं। अनुशंसित प्रवेश स्तर 80। हाँ नहीं, प्रवेश करो। जॉन का शरीर मैग्मा टीम के अड्डे के अंदर प्रकट हुआ। टीम एक्वा के अड्डे की धातु संरचना के विपरीत, टीम मैग्मा के मुख्यालय में अधिक आदिम माहौल था। जॉन को ऐसा लगा जैसे वह ज्वालामुखी के केंद्र में आ गया हो। उसके चारों ओर पत्थर की दीवारें थीं जो लगी हुई मशालों से रोशन थीं, और फर्श से गर्मी निकलकर हवा में फैल रही थी। जैसे जैसे वह और गहराई में जाता गया, ये सुखद गर्माहट धीरे धीरे शुष्क, दम घोंटने वाली गर्मी में बदल गई। माउंट चिमनी वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी था। मुझे मास्क लाना चाहिए था, जॉन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे याद आया कि आगे जाकर उसे असली लावा का सामना करना पड़ेगा, जिससे निकलने वाली गैसें टीम मैग्मा के योजना कक्ष में मौजूद गैसों से कहीं अधिक जहरीली होंगी। उसने डंजन की जानकारी की जांच करने के लिए संपर्क किया। डंजन का उद्देश्य टीम मैग्मा के नेता मैक्सी को हराना। द्वितीयक उद्देश्य टीम मैग्मा के सभी सदस्यों को हराएं। नोट: 40 लक्ष्य शेष हैं। समय सीमा 120 मिनट। काउंटडाउन 119 रेशियो 59 50। मिशन की संरचना एक जैसी है, जॉन ने प्रॉम्प्ट बंद करते हुए और 2 पोकेबॉल फेंकते हुए कहा। गार्डेवॉर और ग्रेनिंजा प्रकट हुए। गार्डेवॉर मेगा इवोल्यूशन। इलाके की क्वेस्ट्स के लिए साइकिक का इस्तेमाल करो। जॉन ने अपना हाथ उठाया और अपना की स्टोन दिखाया। गार्डेवॉर ने तुरंत अपनी काली शादी की पोशाक पहनी, अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और अपनी मानसिक शक्तियों से पूरे मैग्मा बेस को स्कैन करना शुरू कर दिया। इस बार तुम हमारे अग्रिम दस्ते हो, जॉन ने ग्रेनिंजा से कहा। जॉन के अनुमान के अनुसार, टीम मैग्मा का बेस डंजन टीम एक्वा के बेस डंजन से काफी आसान होगा। इसका कारण सीधा सा था, उसके 2 मुख्य योद्धा, ग्रेनिंजा और ग्याराडोस, दोनों ही जल प्रकार के थे। टीम मैग्मा के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। ग्रेनिंजा ने धीमी सी गुर्राहट के साथ जवाब दिया, नीचे झुककर अपने शक्तिशाली पैरों से आगे की ओर छलांग लगाई। लगभग तुरंत ही, आगे से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। घुसपैठिए। एक मैग्मोटर अपने तोप जैसे हथियारों को निशाना बनाते हुए बाहर निकला। लेकिन मैग्मोटर के फायर करने से पहले ही ग्रेनिंजा के वाटर शूरिकेन ने वार कर दिया था। एक शूरिकेन मैग्मोटर की छाती में जा लगा, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके आर्म कैनन गलत दिशा में चले गए, जिससे एक विस्फोट हुआ। लड़ाई कुछ ही सेकंडों में समाप्त हो गई। 5 शॉट वाले वाटर शूरिकेन के सिर्फ 2 वार से ही मैग्मोटर तुरंत पराजित हो गया। चेतावनी देने वाला एलिट मैग्मा ग्रंट हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसका इरादा मैग्मोटर को जॉन को रोके रखने का आदेश देने का था, ताकि अतिरिक्त सैनिकों के आने तक वह इंतजार कर सके। कैमरप्ट टेक डाउन का इस्तेमाल करो। ग्रेनिंजा को धीरे धीरे पास आते देख, एलिट ग्रंट ने घबराकर एक और पोकेबॉल फेंकी। लेकिन कैमरप्ट के प्रकट होते ही, ग्रेनिंजा बहते पानी से घिरा हुआ और दोनों हाथों में सफेद ब्लेड लिए हुए, हवा में वार करते हुए आगे बढ़ा। एक्वा जेट जोड़ कट। ये संयोजन बेहद तेज और विनाशकारी रूप से प्रभावी था। एलिट ग्रंट ने तीसरी पोकेबॉल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रेनिंजा पहले ही उस पर टूट पड़ा था और उसने तेजी से उसके चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया।
क्रैक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मैग्मा का सदस्य पीछे की ओर उड़ गया, उसका गाल तुरंत सूज गया। जब वह जमीन पर गिरा तो वह पहले ही बेहोश हो चुका था। ग्रेनिंजा ने काफी हद तक खुद को रोक रखा था। अगर उसने अपनी तलवारों का इस्तेमाल किया होता तो मैग्मा ग्रंट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। एक दुश्मन को मार गिराने के बाद ग्रेनिंजा अगले दुश्मन को क्वेश्चने के लिए आगे बढ़ा। जॉन धीमी स्पीड से उनके पीछे पीछे चल रहा था और अपने डिटेक्टर से खजाने की तलाश कर रहा था। टीम मैग्मा कितनी गरीब है, उसने निराशा में खजाना क्वेश्चने वाले यंत्र को एक तरफ रखते हुए शिकायत की। टीम एक्वा के अड्डे में कम से कम एक मास्टर बॉल तो थी। वहीं मैग्मा के अड्डे में न सिर्फ मास्टर बॉल नहीं थी, बल्कि जाहिर तौर पर खजाने की क्लास की एक भी वस्तु नहीं थी। अगर मास्टर बॉल नहीं है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। जॉन ने एक और पोके बॉल फेंकी और गारचॉम्प प्रकट हो गया। तुम भी जाओ, टीम मैग्मा के कुछ सदस्यों को मार गिराओ। गारचॉम्प तुरंत ग्रेनिंजा से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। जॉन को गारचॉम्प और ग्रेनिंजा के खो जाने की चिंता नहीं थी। मेगा गार्डेवियर उन्हें टेलीपैथिकली दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचा देगी। जहां तक उसकी बात है, जॉन सीधे मैक्सी की स्टेटस की ओर चला। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो जब तक वह मैक्सी के पास पहुंचता, गारचॉम्प और ग्रेनिंजा सभी एलीट मैग्मा सदस्यों और अधिकारियों को खत्म कर चुके होते और फिर उसके पास लौट आते। धमाका, पत्थर का द्वार चकनाचूर हो गया। ग्रेनिंजा और गारचॉम्प मलबे से होते हुए बाएं और दाएं अलग हो गए। जॉन गार्डेवियर के ठीक पीछे पीछे कक्ष में दाखिल हुआ। उनके सामने लावा का एक विशाल कुंड फैला हुआ था, जिसकी सतह पर चमकीली लपटें नाच रही थीं। इस पिघले हुए लावा के कुंड के भीतर 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा एक विशालकाय लाल रंग का शरीर बैठा था, मानो वह सुकून भरे स्नान का आनंद ले रहा हो। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली था। तो ये है ग्राउडॉन, जॉन ने हौंकते हुए कहा। इस पौराणिक जीव को यहां देखकर वह स्तब्ध रह गया था। इससे पहले कि वह अपने मास्टर बॉल को उठाने के बारे में सोच भी पाता, लावा के कुंड के किनारे से लाल प्रकाश की एक लहर निकली। तुरंत ही ग्राउडॉन हरकत में आ गया। उसकी साफ चमकदार आंखें झट से खुल गईं और पल भर में गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक परत से ढक गईं। ग्राउडॉन, जाओ अपने युद्ध के लिए। लावा के कुंड के किनारे पर लंबे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा उन्मादपूर्ण जोश से विकृत था, उसका शरीर खून से बने टैटू की तरह लाल रेखाओं से ढका हुआ था। वह विशालकाय जीव तुरंत हरकत में आया, अपना बड़ा सा सिर नीचे किया और सीधे लावा में गोता लगा लिया, जिससे पिघली हुई चट्टानें चारों दिशाओं में बिखर गईं। ठंडी चट्टान के संपर्क में आते ही लाल रंग का लावा फुफकारने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ बाहर की ओर बिखर गया, जिससे तीखे सफेद धुएं के बादल निकल आए। तुम फिर से, मैक्सी ने ठंडी निगाहों से जॉन को घूरा। लेकिन इस बार तुम एक कदम पीछे रह गए हो। ग्राउडॉन पहले ही जा चुका है। जॉन ने अपनी नजर उस जगह से हटा ली जहां से किंवदंती गायब हो गई थी। वह सचमुच निराश नहीं था, आखिर यह सिर्फ एक डंजन ही तो थी। ग्राउडॉन को अपनी आंखों से देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। मास्टर बॉल से उसे पकड़ने की उम्मीद करना तो बस एक कोरी कल्पना थी। बेहतर होगा कि हम तब तक इंतजार करें जब तक उसे रेड और प्राप्त न हो जाए। ग्राउडॉन पर विजय प्राप्त करना तो बस समय की बात होगी। मेरा निशाना ग्राउडॉन नहीं, बल्कि तुम हो। जॉन ने मैक्सी से निगाहें मिलाईं। मैक्सी के ठंडे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। क्या संयोग है, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरी बड़ी योजना साकार होने से पहले मुझे सारी बाधाएं दूर कर देनी चाहिए। बोलते बोलते उसने एक पोकेबॉल फेंकी। जमीन पर एक कैमरप्ट प्रकट हुआ, लेकिन इसका स्तर जॉन की अपेक्षा के अनुरूप 50 के आसपास नहीं था, इसे बढ़ाकर 83 कर दिया गया था। स्पष्टतः एनपीसी खिलाड़ियों की तुलना में तेजी से लेवल अप कर रहे थे। ग्रेनिंजा आगे बढ़ा, ये लड़ाई अब उसी की होगी। अचानक विस्फोट, मेगा इवोल्यूशन। आर्ची के विपरीत, मैक्सी के मन में जॉन के प्रति सच्ची दुश्मनी थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। रंगीन रोशनी ने कैमिर्ट को घेर लिया। जब रोशनी फीकी पड़ी, तो कैमिर्ट की पीठ पर मौजूद 200 ज्वालामुखी कुबर लावा उगलते सक्रिय ज्वालामुखियों में बदल गए। उसके शरीर पर मौजूद फर एक बहती हुई स्कर्ट की तरह बाहर की ओर लहराने लगे, जिससे उसका सामान्य रूप से शांत दिखने वाला रूप पूरी तरह से उग्र और हिंसक रूप में बदल गया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर शुद्ध उत्साह का भाव था। वाह! उद्धरण चिन्ह। प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के सामने तीव्र ईर्ष्या से खड़े थे। मेगा कैमिर्ट की पीठ पर स्थित ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और सफेद धुआं उगल रहे थे, मानो उसकी युद्ध भावना चरम पर हो। ग्रेनिंजा, चलो हम भी रूप बदलते हैं। जॉन ने अपना हाथ बढ़ाया और उंगलियां चटकाईं। गर्म हवा से पानी की छोटी छोटी धाराएं निकलीं और ग्रेनिंजा के शरीर को घेर लिया। जब वे धाराएं फूट पड़ीं, तो ग्रेनिंजा एक विशाल शूरिकेन को अपनी पीठ पर लिए हुए, पहले से कहीं अधिक फुर्तीला और शक्तिशाली रूप में खड़ा था। ग्रेनिंजा की असामान्य उपस्टेटस को देखकर मैक्सी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन तुरंत अपना हाथ उठाया। क्रैप करो, पृथ्वी की शक्ति का प्रयोग करो। मेगा कैमिर्ट ने अपने अगले खुरों को ऊपर उठाया, फिर उन्हें जबरदस्त ताकत से नीचे पटका।
धमाका, जमीन चकनाचूर हो गई, दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, और एक टेढ़ी मेढ़ी दरार सीधे ग्रेनिंजा की ओर बढ़ गई। कैमरप फायर ग्राउंड टाइप का था। ग्रेनिंजा फायर अटैक को झेल सकता था, लेकिन ग्राउंड अटैक से उसे पूरा डैमेज मिलता था। ग्रेनिंजा जेड मूव हाइड्रोवोटैक्स। जॉन ने जरा भी संकोच नहीं किया, उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने बैकपैक में हाथ डाला और एक नीला जेड क्रिस्टल निकाला, जिसे उसने अपनी दाहिनी कलाई पर लगे पावर ब्रेसलेट पर दबा दिया। जॉन के शरीर से हल्के नीले रंग की ऊर्जा निकली और ग्रेनिंजा में प्रवाहित हो गई। ग्रेनिंजा ने अपने साथी की शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने लाते ही उसके पैरों के नीचे पानी की अनगिनत धाराएं प्रकट हुईं, जो ऊपर की ओर घूमती हुई उसके शरीर को घेरने लगीं। महज एक सेकंड में एक भंवर बन गया, जो तुरंत एक जलप्रपात में बदल गया और टीम मैग्मा के अड्डे की छत से टकरा गया। पानी ने नीचे उमड़ रही प्रचंड पृथ्वी शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फैलती दरारों के माध्यम से आगे बढ़ता चला गया। एक जेड मूव। मैक्सी ने दांत पीसते हुए अपनी बाहें फैलाईं और एक और हमले का निर्देश देने के लिए अपना हाथ उठाया। विस्फोट करो, विस्फोट का प्रयोग करो। मेगा कैमिप ने अपने चारों खुरों से जोरदार प्रहार किया और उसकी पीठ पर मौजूद ज्वालामुखी तुरंत फट पड़े। उसके द्वारा किया गया विस्फोट मात्र आग की लपटें नहीं थी, बल्कि असल में लावा था। इरप्शन एक विशेष चाल थी जो सीधे तौर पर पोकेमोन के शेष स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। पोकेमोन की सेहत जितनी ज्यादा होती थी, उसका विस्फोट उतना ही शक्तिशाली हो जाता था। मेगा कैमिप अभी अभी प्रकट हुआ था और उसकी सेहत चरम पर थी, जिसका मतलब था कि उसका विस्फोट अपनी अधिकतम शक्ति पर था। धमाका, दोनों ट्रेनर के ठीक बीच में पानी और लावा आपस में टकरा गए। विस्फोट होना तय था, जिससे सफेद भाप के अनगिनत बादल उठ खड़े हुए। अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। जॉन ने अपना हाथ उठाया, फिर उसे थोड़ा नीचे कर लिया। चाहे उसके जेड मूव हाइड्रोवोटेक्स ने मैग्मा को बुझाकर मेगा कैमिप को नुकसान पहुंचाया हो या पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया हो, उसे संदेह था कि वह मेगा कैमिप को एक ही बार में हरा सकता है। अगर वह पहले ही हमले में कुछ ही सेकंडों में जीत हासिल नहीं कर पाता, तो वह कोई और चाल चलता जिससे जीत मिल सकती थी। ग्रेनिंजा जलस्तंभ से कूदा और पीछे की ओर हाथ बढ़ाकर अल्टीमेट वाटर शूरिकेन को पकड़ लिया। पलक झपकते ही यह एक विशाल सुनहरे उड़ने वाले जलफूमा शूरिकेन में बदल गया। निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं। ग्रेनिंजा ने उसे तुरंत नीचे की ओर फेंक दिया। मेगा कैमरप के आकार और स्पीड के सामने चकमा देना असंभव था। सुरक्षा का प्रयोग करो। मैक्सी ने ग्रेनिंजा और विशाल सुनहरे शूरिकेन को देखते ही चिल्लाया। मेगा कैमरप के लिए दूसरा विस्फोट करने में बहुत देर हो चुकी थी, अब बचाव ही एकमात्र विकल्प था। मेगा कैमरप ने अपने अगले खुरों से जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे एक सफेद पारदर्शी अवरोध बन गया। लेकिन जब सुनहरा अल्टीमेट वाटर शूरिकेन नीचे आया, तो सुरक्षात्मक कवच केवल कुछ सेकंड के लिए ही टिक पाया। एक स्पर्श से ही यह ढह गया। पारदर्शी अवरोध कांच की तरह चकनाचूर हो गया, जिससे मेगा कैमरप को सुनहरे अल्टीमेट वाटर शूरिकेन का पूरा वार झेलना पड़ा। उस विशालकाय प्रक्षेप्य ने मेगा कैमरप को मैग्मा पूल के ऊपर से ले जाकर सीधे दूर की दीवार से टकरा दिया। विस्फोट। हर जगह जल वाष्प फूट पड़ा, जिससे ऊपर से झुलसा देने वाली रेन हुई। डंजन टीम मैग्मा बेस पूर्ण पुरस्कार इस प्रकार हैं। 1. रैंडम एडवांस्ड पोकेमोन प्रॉप्स। 2. दुर्लभ कौशल TM। 3. टीम पोकेमोन के यादृच्छिक विशेष प्रॉप्स। 4. निर्दिष्ट पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन स्टोन साइड मिशन पूरा करने का इनाम। 5. लाल गोला कैद, इसे पहली बार पूरा करने पर आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। जॉन ने बच्चों जैसी उत्तेजना के साथ इस डंजन के पुरस्कारों को पलटा, मानो वह अपनी एड़ियों पर उछल रहा हो। मेगा कैमरप को हराने के बाद मैक्सी दुम दबाकर भाग गया। जॉन उसका पीछा करना चाहता था, उसकी निगरानी में कोई खलनायक बच नहीं सकता। लेकिन टीम मैग्मा की एग्जीक्यूटिव कोर्टनी ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। उसका ग्रेनिंजा, जो हमेशा अपनी ताकत दिखाता था, ने कोर्टनी को एक तेज वाटर शूरिकेन से ढेर कर दिया, जिससे डंजन के फर्श पर पानी के गड्ढे बन गए। बस इसी तरह डंजन एक संतोषजनक ध्वनि के साथ खाली हो गई। वही घिसा पिटा किस्सा, जॉन ने मन ही मन बुदबुदाया। टीम एक्वा के परिदृश्य की तरह, ये संगठन प्रमुख हमेशा बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अगले दिन लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। खेल डिजाइनरों की योजना के अनुसार, उनका अंतिम टकराव आखिरकार सूटोपोलिस शहर में ही होगा। लेकिन जॉन को इस समय अनुमानित कथानक की जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी उंगलियां अपनी मेहनत से कमाए गए इनामों को पाने के लिए बेताब थीं। रेड ऑर्ब कैद कोई नई चीज नहीं थी, इसमें ब्लू ऑर्ब जैसे ही गुण थे। दोनों की असली शक्ति प्रकट होने से पहले मुख्य कहानी पूरी होनी जरूरी थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अपने निर्धारित मेगा इवोल्यूशन स्टोन के लिए, जॉन ने एग्रोन के लिए एक स्टोन चुना, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। इससे मेरी टीम की एक कमी पूरी हो गई, उसने संतुष्टि से कहा। उसकी टीम में अभी भी कुछ अहम मेगा इवोल्यूशन स्टोन की कमी थी। सैलामेंडर, एरोडेक्टाइल और आखिरकार उसका हॉन्टर, जो इम्प्रिजन स्टेटस हटने के बाद जेंगर में विकसित हो जाएगा।
जॉन के पास हॉन्टर के लिए एक योजना थी, लेकिन ये पहले गार्डेवॉर को लेवल 75 तक अपग्रेड करने पर निर्भर थी। जॉन ग्रेनिंजा और मेगा गार्डेवॉर के साथ मिलकर लड़ने से भविष्य की लड़ाइयां काफी आसान हो जाएंगी। केवल ग्रेनिंजा पर निर्भर रहने से जॉन को ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना सहारे के रस्सी पर चल रहा हो। हाल ही में उसके एरोडेक्टाइल का लेवल 50 हो गया था, जो प्रस्पीड तो थी, लेकिन अभी उसे मुख्य टीम में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्टॉर्म सैलामेंडर काफी शक्तिशाली था, लेकिन उनके बीच का बंधन अभी भी इतना कमजोर था कि प्रभावी टीमवर्क संभव नहीं था। इसमें समय लगेगा। अनगिनत कालकोठरियों को साफ करने के बाद जॉन को पैटर्न समझ आ गया था। हर दुष्ट संगठन का अड्डा एक डंजन थी, और यहां तक कि बेहद कमजोर टीम स्क्रूल के ठिकाने से भी मेगा इवोल्यूशन स्टोन मिल सकते थे। संभावनाओं को देखकर वह मुस्कुरा उठा। टीम फ्लेयर, टीम गैलेक्टिक या टीम प्लाज्मा के ठिकानों में कौन कौन से खजाने उसका इंतजार कर रहे होंगे। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं और मेगा स्टोन ले लूंगा, उसने अगले इनाम की ओर बढ़ते हुए फैसला किया। इस बार उसने गार्डेवॉर के लिए एक विशेष वस्तु हासिल की थी, एक बेदाग सफेद टोपी जिस पर चेतना की टोपी लिखा हुआ था। जॉन ने कैप ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हुए जोर से कहा, सभी चालें आधी स्टेमिना खर्च करती हैं। उसने प्रशंसा में सीटी बजाई। ये केवल राल्स, केरलिया, गार्डेवियर और गैलेट के लिए है। अन्य पोकेमोन द्वारा ले जाने पर यह अमान्य है। खेल के लिहाज से इसका मतलब था कि गार्डेवॉर के सभी मूव्स में दुगनी पीपी पावर पॉइंट्स होंगी। असल में इसका असर और भी बेहतर था। गार्डेवॉर सामान्य ऊर्जा लागत के आधे हिस्से में ही मूव्स को ज्यादा आसानी से और तेजी से इस्तेमाल कर सकती थी। इसका मतलब है तेज टेलीपोर्ट और ज्यादा देर तक, ज्यादा सटीक भविष्य दृष्टि। जॉन को एहसास हुआ और वह खुशी से झूम उठा। मानसिक शक्ति बढ़ाने के साधारण प्रयास से कहीं बेहतर। उसने बड़ी सावधानी से उस खूबसूरत टोपी को गार्डेवॉर के सिर पर रख दिया। भले ही इससे ताकत में कोई बढ़ोतरी न हो, लेकिन उसके इस शानदार पोकेमोन पर यह टोपी बेहद आकर्षक लग रही थी। उसे जो दुर्लभ स्किल टीएम मिला, उसमें ट्रिक नामक एक साइकिक टाइप मूव शामिल था, जिससे प्रतिद्वंदी के साथ उसके पास मौजूद वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाता था। गार्डेवॉर इसे स्वाभाविक रूप से नहीं सीख सकता था, लेकिन टीएम से यह समस्या हल हो गई। बिल्कुल सही मेल, जॉन ने सोचा। अगर गार्डेवॉर चेतना की टोपी पकड़े हुए ट्रिक का इस्तेमाल करे तो इससे विरोधी को एक बेकार टोपी मिलेगी, जबकि गार्डेवियर को कुछ कीमती चीज मिल सकती है। और क्योंकि प्रशिक्षित पोकेमोन के साथ लड़ाई के बाद प्रॉप्स अपने आप वापस आ जाते थे, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं था। हालांकि जंगली पोकेमोन को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। अंत में जॉन ने चौड़ी आंखों से उस गुप्त खजाने का निरीक्षण किया। क्रिटिकल स्ट्राइक लकी एग, प्राप्त अनुभव 100% बढ़ जाता है, साथ ही एक -3 गुना क्रिटिकल अनुभव बोनस मिलने की संभावना भी रहती है। अरे वाह, जॉन ने हैरानी से कहा, और चमकता हुआ अंडा लगभग उसके हाथ से छूट ही गया। उसने पहले भी एक खजाने के स्तर का लकी एग बनाया था, लेकिन उससे सिर्फ 50% अनुभव ही मिलता था। इस खास अंडे से अनुभव 2 गुना हो जाता था और साथ ही क्रिटिकल स्ट्राइक मल्टीप्लायर भी मिलता था। अगर ये अंडे एक साथ जमा होते रहे तो इससे मूल अनुभव से 6 गुना ज्यादा अनुभव मिल सकता है, उसने गणना की। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। इस अंडे से वह अपने बेंच पर बैठे पोकेमोन को पल भर में अपग्रेड कर सकता था। जब ग्रेनिंजा ने फायर रॉक टीम के अड्डे से गुजरते हुए एक साधारण लकी एग पहना था, तो ट्रिपल क्रिटिकल स्ट्राइक ने एक ही बार में इसे 1 या 2 स्तर तक बढ़ा दिया था। मैं ग्रुप बैटल को फिर से सार्थक बना सकता हूं, जॉन ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। बेशक जंगली पोकेमोन से एनपीसी ट्रेनर्स की तुलना में कम अनुभव मिलता था, लेकिन हर लड़ाई में संभावित रूप से 15 गुना ज्यादा अनुभव। ये गणित उसके पक्ष में जरूर था। जॉन ने लकी एग को सावधानीपूर्वक छिपाया और टीम मैग्मा के अड्डे से बाहर निकल गया। बाहर सूरज बेरहमी से चमक रहा था, जिससे हवा में झिलमिलाती धुंध छा गई थी। बेस में रहने के दौरान तापमान कई डिग्री बढ़ गया था, जो निस्संदेह किसी का गर्मजोशी से स्वागत करने का तरीका था। लेकिन कुछ ही मिनटों में बिना किसी चेतावनी के काले बादल छा गए और सूरज छिप गया। इसके बाद मूसलाधार रेन हुई, जिससे झुलसी हुई धरती भीग गई और घने बादलों के रूप में भाप उठने लगी। जैसे ही जॉन आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, रेन अचानक रुक गई। बादल जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से गायब हो गए, और चिलचिलाती धूप पूरी ताकत से वापस आ गई। खैर, ये तो बिल्कुल भी अशुभ संकेत नहीं है, जॉन ने रूखेपन से कहा। वह तुरंत समझ गया था कि क्या हो रहा है। ग्राउडॉन और क्योग्रे के बीच युद्ध चल रहा था। वे एकमात्र पौराणिक पोकेमोन थे जिनके पास अपने क्रोध से पूरे महाद्वीप के मौसम को नियंत्रित करने की पर्याप्त शक्ति थी। जॉन ने तुरंत अपने सैलामेंस को बुलाया और उड़ने की क्षमता का उपयोग करने की तैयारी की, और सुटोपोलिस द्वीप को अपना गंतव्य स्थान निर्धारित किया। उसके गेमबॉय पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, क्या आप स्टोरी मोड में प्रवेश करना चाहते हैं? यह उसके लिए नया था, उसने पहली बार इस तरह का संकेत देखा था। 2 दिग्गज पोकेमोन दुनिया को नष्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो विशेष ध्यान देने योग्य है, जॉन ने बिना किसी झिझक के हाथ दबाते हुए हंसते हुए कहा। दुनिया को बचाने का समय आ गया था। एक बार फिर
जॉन ने बिना किसी झिझक के हाँ चुना। खेल में वापस आकर उसने खुद को अपने टोटेम सैलामेंस की पीठ पर बैठा हुआ पाया, जो सूटोपोलिस द्वीप के ऊपर आकाश में मंडरा रहा था। मौसम का विचित्र चक्र जारी रहा। 1 मिनट तक चिलचिलाती धूप के बाद अगले ही मिनट मूसलाधार रेन होती रही। जॉन ने तुरंत गार्डेवॉ को छोड़ दिया, जिसने चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार रेन दोनों से बचाव के लिए साइकिक शक्ति का उपयोग करके एक सुरक्षात्मक कवच बनाया। उनके ठीक नीचे, सूटोपोलिस द्वीप के तट से कुछ ही दूरी पर, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। ग्राउडॉन समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसका हर विशाल कदम पानी में धधकते लावा की लकीरें बना रहा था। उसके सिर पर मैक्सी खड़ा था, जिसका शरीर अब चमकती लाल रेखाओं से अंकित था और उसकी आंखें उसी गहरे लाल प्रकाश से धधक रही थीं। उनके सामने क्योग्रे था, जो पानी की तेज धाराओं के बीच हवा में लटका हुआ था। आर्ची क्योग्रे के सिर पर खड़ा था, उसके शरीर पर नीली धधकती रेखाएं थीं जो उसकी अब नीली हो चुकी आंखों से मेल खाती थीं। दो प्राचीन पोकेमोन एक विश्व विनाशकारी युद्ध में शामिल होने वाले थे, जो कथित तौर पर दो संगठन के नेताओं के नियंत्रण में थे। हालांकि जॉन को बेहतर पता था, ऐसा नहीं है कि वे इन पोकेमोन को नियंत्रित कर रहे हैं। उसने दृश्य को देखते हुए बुदबुदाया, वे प्राचीन लोग इन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। आखिरकार, इंसानी इच्छाशक्ति भला दो अति प्राचीन पोकेमोन की इच्छाशक्ति का मुकाबला कैसे कर सकती है? इंसानी लालच और ऐसी शक्ति को नियंत्रित करने की गलत इच्छा ने ही ग्राउडॉन और क्योग्रे के क्रोध को और भड़का दिया था। अब तो वो भयंकर क्रोध भड़कने ही वाला था। क्योग्रे दहाड़ा, जिसकी आवाज जॉन के सीने में गूंज उठी। समुद्र ने भयंकर प्रतिक्रिया दी और लगभग 100 मीटर ऊंची एक विशाल लहर खड़ी कर दी। क्योग्रे के इस निर्भीक शक्ति प्रदर्शन का सामना करना ऐसा था मानो 10 गगनचुंबी इमारतें एक साथ आपकी ओर गिर रही हों। ऐसी शक्ति से बचना असंभव था, आप केवल अपने फेट की प्रतीक्षा कर सकते थे। 100 फीट से, यह विशाल लहर किसी इंसान या सूटोपोलिस द्वीप की ओर लक्षित नहीं थी। इसके बजाय उग्र जलधारा ग्राउडॉन की ओर बढ़ी, जिससे महाद्वीप के पोकेमोन को वापस गहराई में खींचने का खतरा पैदा हो गया। ग्राउडॉन ने एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ जवाब दिया और उसके मुंह से धधकती हुई सफेद रोशनी फूट पड़ी। वह चमक इतनी तेज थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा मानो तुलनात्मक रूप से पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। हाइपर बीम। जॉन ने उस विनाशकारी हमले को पहचान लिया। विनाशकारी किरण ने विशाल लहर के केंद्र पर प्रहार किया, और ग्राउडॉन के सिर के हल्के से घुमाव से ही किरण ने पानी की पूरी दीवार को 2 भागों में चीर दिया। विशाल लहर पल भर में ढह गई। ग्राउडॉन ने तुरंत पलटवार करते हुए क्योग्रे की ओर एक और प्रचंड सफेद किरण छोड़ी। अगर जॉन गलत नहीं था, तो ये सोलर बीम थी। समझदार, जॉन ने कहा। ग्राउडॉन को टाइप के फायदे समझ आते हैं। उसे पता है कि आग वाले हमले क्योग्रे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वह घास वाले हमलों का इस्तेमाल कर रहा है। क्योग्रे भी उतना ही दुर्जय था। उसने अपने विशाल पेक्टोरल पंखों को पंखों की तरह फड़फड़ाया, जिससे 2 विशाल बवंडर उत्पन्न हुए जो आकाश को चीरते हुए आगे बढ़े। ये बवंडर आगे बढ़ते हुए पानी इकट्ठा करते गए, जिससे एक विशाल जलस्तंभ का निर्माण हुआ जिसने सौर किरण को रोक दिया। प्रदर्शित हुई अपार शक्ति चौंका देने वाली थी। जॉन को एहसास हुआ कि ग्रेनिंजा द्वारा अपने जेड मूव हाइड्रोवोटेक्स का एक साथ 10 बार उपयोग करने पर भी इतना शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता था। पौराणिक पोकेमोन बिल्कुल अलग ही स्तर के होते हैं, जॉन ने विस्मय से फुसफुसाते हुए कहा और चुपचाप अपनी जेब से मास्टर बॉल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने क्योग्रे पर अपनी नजरें जमा लीं। दोनों पौराणिक जीवों में से उसे जल देवता क्योग्रे ज्यादा पसंद था, और इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि ग्राउडॉन उड़ नहीं सकता था। मैं तुम्हें चुनता हूं, जॉन ने क्योग्रे की ओर मास्टर बॉल फेंकते हुए घोषणा की। उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जैसे ही गेंद उसके हाथ से निकली, ग्राउडॉन और क्योग्रे दोनों ने ऊपर देखा और अपनी निगाहें उस पर टिका दी। उनके प्राचीन चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। आकाश से अचानक 2 हाइपर बीम उसकी ओर तेजी से बढ़ीं। टोटेम स्टॉर्म सैलामेंडर के पास बचने का समय नहीं था। जॉन को यह भी पता नहीं चल पाया कि उसकी मास्टर बॉल कहां गई, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। जब जॉन की दृष्टि साफ हुई, तो उसने खुद को अपने कमरे में सोफे पर बैठा पाया। उसके मोबाइल फोन पर उसका किरदार लावारेज टाउन के पोकेमोन सेंटर में खड़ा था। एक संदेश प्रदर्शित हुआ। आपके पोकेमोन बेहोश हो गए हैं। आपको उस आखिरी पोकेमोन सेंटर में वापस भेज दिया गया है जहां आप गए थे। ये दोनों मुझ पर एक साथ हमला कैसे कर सकते हैं? जॉन ने हैरानी से सोचा। उसने अपना सामान चेक किया, मास्टर बॉल अभी भी वहीं थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। अपने स्टॉर्म सैलामेंडर को बुलाकर उसने फ्लाई का चयन किया और सोटोपोलिस सिटी को अपना गंतव्य चुना। प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। क्या आप स्टोरी मोड में प्रवेश करना चाहते हैं? जॉन ने हाँ चुना और खुद को एक बार फिर सूटोपोलिस द्वीप के ऊपर आकाश में पाया। ग्राउडॉन और क्योग्रे के बीच अभी भी लड़ाई जारी थी। इस बार जॉन ने तुरंत मास्टर बॉल नहीं उठाई। इसके बजाय वह अपने टोटेम स्टॉर्म सैलामेंडर पर सवार होकर उन दोनों विशालकाय राक्षसों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। पौराणिक पोकेमोन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़र में जॉन और उसके पोकेमोन दोनों ही महज चींटियां थे, जिनका कोई महत्व नहीं था।
जॉन ने प्राचीन पोकेमोन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और चुपचाप अपने बैग से मास्टर बॉल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। पल भर में दोनों दिग्गज प्राणियों ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। पकड़ लिया। जॉन तुरंत समझ गया, मास्टर बॉल ही ट्रिगर थी। वे उसे नहीं देख रहे थे, वे गेंद को देख रहे थे। इसके बाद 2 और हाइपर बीम आई और जॉन ने खुद को वापस लावारिड्स टाउन में पाया। तो गेम नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी कोई लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ूं, जॉन ने आह भरते हुए महसूस किया। गेम डिजाइन के नजरिए से ये बात समझ में आती थी। उसने अभी तक एलीट 4 को चुनौती भी नहीं दी थी और न ही चैंपियन बना था, उसे इतनी जल्दी सबसे दुर्लभ पोकेमोन देने का क्या मतलब था। लेकिन जॉन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक आखिरी रणनीति आजमाने का फैसला किया। एक बार फिर फ्लाई का इस्तेमाल करते हुए वह सूतोपोलिस शहर लौट आया और स्टोरी मोड में प्रवेश किया। इस बार उसने गार्डेवॉर को छोड़ने से पहले युद्धर दिग्गजों से 3 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी। गार्डेवॉर मेगा विकास। गार्डेवॉर रूपांतरित होकर अपने सुरुचिपूर्ण काले शादी के परिधान में प्रकट हुई। गार्डेवॉर मास्टर बॉल को क्योग्रे के सिर पर टेलीपोर्ट करो। जॉन ने बिजली की स्पीड से मास्टर बॉल निकालते हुए निर्देश दिया। मेगा गार्डेवॉर ने तुरंत ही विशेष पोकेबॉल को टेलीपोर्ट कर दिया। अब उसकी टेलीपोर्ट रेंज की सीमा 3 किलोमीटर थी। लेकिन जॉन को क्योग्रे को पकड़ने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। इसके विपरीत उसने आकाश में 3 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक विशालकाय जलती हुई लावा की तलवार को अपनी ओर आते देखा। साथ ही अनगिनत नीले और सफेद ऊर्जा विस्फोट, मानो 3000 मिसाइलें, उसकी दिशा में दागे गए। जॉन ने भागने की कोशिश नहीं की। भागने की कोई जगह नहीं थी। वह बस अपरिहार्य का इंतजार करता रहा और अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को दबा नहीं पाया। प्रेसिपिस ब्लेड्स और ओरिजिन पल्स के संयुक्त हमले के तहत मरने में सक्षम होना। मैं दुनिया का सबसे फेटशाली ट्रेनर होना चाहिए।